हाय फ्रेंड्स, आज से मैं इस चैनल पर एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को हमारे नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने एपिसोड की ओर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखी, हेल गॉड ने मास्टर यून का काम तमाम कर दिया था, मगर फिर उसके मरने के बाद अचानक से वहां पर दोबारा से वही बर्फ गिरने लगी थी और उस बर्फ की वजह से वहां के लोग फिर से मॉन्स्टर्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और इतने में हेल गॉड के सामने वही पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील हो रही थी। जिस पर बर्निंग क्रो कहता है कि लगता है कि शायद गॉड ने हमें खुद इनवाइट किया है। तो मास्टर शुयान कहते हैं कि चलो फिर देर किस बात की, चलकर गॉड से मिलते हैं। यह कहने के बाद वो लोग फौरन से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो वो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ पे मास्टर शुयान पहले ही अपनी कॉन्शियसनेस में गए थे। उन लोगों को वहाँ पर देखकर वहाँ खड़े हुए इमोर्टल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि तो तुम लोग वापस आ गए, उम्मीद है कि तुम्हें भी अब गॉड पर यकीन आ गया होगा। चलो अब शराफत से गॉड के आगे घुटने टेक दो और माफी मांगो, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम जितनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो इतना ही जल्दी तुम वापस आओगे। यह बात सुनकर बर्निंग क्रो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को गॉड कहलवाना चाहते हो। उधर खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए वह कहता है कि ये सब लोग तो वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सब लोग बहुत पहले ही 7 मेरिडियन रियलम से गायब हो गए थे। अच्छा, अब समझ में आया ये सब लोग जहाँ पे मौजूद हैं। और शुयान उस गॉड से कहता है कि तुम छुपे हुए क्यों हो, चलो अब सामने आ जाओ। यह कहने के साथ वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहाँ पे मौजूद हर एक चीज़ को क्लियर देख पा रहा था। और जैसे ही वो लाइट उस गॉड को टच करती है तो उससे एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलती है, जिससे शुयान थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और वो गॉड आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में वो गॉड एक ब्रेन होता है जिसके अंदर एक आंख लगी होती है और इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी उससे कि सान्या को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगता है। और वो कहती है कि इसका ऑरा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रही हूँ। क्या यह वाकई में कोई गॉड है, क्योंकि मैं इसकी पावर से बहुत ज़्यादा डर फील कर रही हूँ। मगर फिर बर्निंग क्रो कहता है कि हम इसे यूं ही अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, मगर मास्टर शुयान उससे बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहा होते हैं। उस पर उस गॉड की एनर्जी का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह उस गॉड से कहता है कि मैं जब लास्ट टाइम तुमसे मिला था तो तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, तुमने खुद को काफ़ी स्ट्रांग बना लिया है। तो वह गॉड कहता है कि खुद को स्ट्रांग बनाना ही तो मेरी सबसे खास एबिलिटी है, मुझे यह पावर सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर्स से मिलती है और मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स को इतनी जल्दी मार दोगे। तुम्हें देखकर सच में मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि तुम इतने ज़्यादा लोगों को मारने के बाद भी अभी तक बिल्कुल सही सलामत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम लोग एक साथ मिल जाएं, तो मैं तुम्हें एक इमॉर्टल लाइफ दूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। ये सुनकर मास्टर शुयान कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे इटर्नल लाइफ देना चाहते हो। जिस पर वो गॉड कहता है कि जरा मेरे इन फॉलोअर्स को देखो, ये मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीवर हैं। इनके बिलीव करने की वजह से ही मैंने इन लोगों को इमॉर्टल लाइफ दी है। जिस पर बर्निंग क्रो कहता है कि क्या ये कोई इमॉर्टल लाइफ है, तुम इस लाइफ को इमॉर्टल लाइफ कहते हो। तुम तो मुझे लग रहा है कि शायद ये सारे के सारे यहाँ पर कैद हैं। ये लोग ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, तुम इसे इमॉर्टल लाइफ कहते हो। मुझे तो शर्म आती है ऐसा कहते हुए भी। ये सुनते हुए वो गॉड दोबारा से हंसने लगता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या पता कि इमॉर्टल लाइफ की भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और जरा देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा इमॉर्टल मौजूद हैं और ये सारे के सारे मेरी वर्शिप करते हैं, जो कि साबित करता है कि मैं ही रियल गॉड हूँ। जिसके बाद सर्जन कहता है कि क्या वाकई में तुम गॉड ही हो, चलो फिर देखते हैं। ये कहते ही मास्टर शुयान अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उनकी बॉडी से एक रोशनी निकलती है जो कि वहाँ पे हर जगह फैल जाती है। और शुयान कहता है कि ये मेरा पहला स्टेप है
उसके बाद उसी तरह मूव करता हुआ देखकर गॉड भी हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मास्टर सुयान उसके साथ क्या करने वाले हैं, मगर दूसरी तरफ सुयान जैसे ही एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं तो उनकी बॉडी से फिर से वही एनर्जी निकलती है जो कि वहाँ पूरे ग्राउंड में फैल जाती है और हमें उन इमोर्टल्स को दिखाया जाता है। उनकी आंखें का कलर अचानक से चेंज हो जाता है और वो सारे के सारे अचानक से मास्टर सुयान पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। वो गॉड कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हार्ट वो वीक हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। मगर मास्टर सुयान उसकी कोई बात नहीं मानते। वो गॉड पर उस पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक किया जाता है, मगर मास्टर सुयान की सेल उन सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रही होती हैं। और फिर मास्टर सुयान जैसे ही अपना तीसरा स्टेप आगे रखते हैं तो फिर से वही एनर्जी रिलीज होती है जो कि इस मर्तबा पूरे ग्राउंड में बचे हुए जितने भी इमोर्टल्स होते हैं उन सबको भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और वो गॉड बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये सारे मेरे बिलीवर्स थे, ये सारे कैसे तुम्हारे बिलीवर्स बन गए। और बर्निंग क्रो भी उससे पर हंसने लगता है और कहता है कि क्या ये थे तुम्हारे बिलीवर्स। देखो मेरे मास्टर ने सिर्फ 3 स्टेप में ही इन लोगों को अपना बिलीवर बना लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हारे बिलीवर्स सच में तुम्हें गॉड मानना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ इतनी लॉयल नहीं रहे। और फिर शॉनी कहती है कि चलो अब देख लो, मेरे मास्टर ही असली गॉड हैं, क्योंकि अब उनके पास हजारों इमोर्टल्स हैं जो कि उनकी वर्शिप करते हैं। यह कहने के बाद वो सारे ही इमोर्टल्स से कहती है कि तुम लोग खड़े क्यों हो, क्या तुम लोगों को अपने गॉड की वर्शिप नहीं करनी आती। यह सुनते ही वो सारे इमोर्टल्स मास्टर सुयान के आगे झुक जाते हैं। ये देखकर उस गॉड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे सारे बिलीवर्स को मुझसे छीन लिया। और दूसरी तरफ वो गॉड अपने बिलीवर से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसीलिए अब तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। यह कहने के बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनर्जी को उन लोगों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सेम वैसे ही बर्फ आइस से निकलकर उन लोगों की बॉडी में जाने लगता है। फिर वहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग गिरते हुए दिखाई देती है, जिससे वहाँ मौजूद हर एक बंदा चिल्ला कर यहाँ वहाँ भागने लगता है। और सानिया कहती है कि मास्टर यह सब क्या हो रहा है। मास्टर जुलियन पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर जितने भी इमोर्टल्स थे वो सारे के सारे डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। उस गॉड ने अपनी एनर्जी से उन सारे के सारे इमोर्टल्स को अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जिसके बाद वे मास्टर जुलियन से कहता है कि अब बताओ, मेरे पास पूरी होली आर्मी टीम है और तुम सिर्फ 3 लोग हो। ये कहने के बाद अचानक मास्टर जुलियन अपनी आइस पावर के जरिए जमीन के अंदर से बहुत ही पावरफुल वाटरमेलन बीस्ट को बाहर निकालते हैं। इस तरह दोनों ही आर्मी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है। तो दूसरी तरफ बर्निंग क्रो उस गॉड से कहता है कि तुम्हें बस एक लास्ट चांस दिया जा रहा है, हमारे पास भी पूरी की पूरी आर्मी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे मास्टर के आगे झुककर माफ़ी मांगनी होगी। मगर वो गॉड कहता है कि मेरे इन इमोर्टल को ये नहीं मालूम कि अच्छा या बुरा क्या होता है। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट को कहता है कि सब लोग को मार दो। ये कहते ही वो सारे के सारे बीस्ट एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे वाटरमेलन बीस्ट उन सभी डीमन बीस्ट को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो गॉड भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे मॉन्स्टर्स मेरे बीस्ट को खा रहे हैं, ऐसा क्यों। ये सारे वॉरियर्स तो सेंट लेवल के वॉरियर्स थे, ये सारे के सारे गायब हो गए। तो बर्निंग क्रो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि असल में हमारे स्काई ब्लू सेक्ट में बीस्ट बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि वह अपने दुश्मनों को कच्चा निगल जाएं। यहाँ तक कि ये वाटरमेलन बीस्ट किसी गॉड को भी कच्चा निगल सकते हैं। यह बात सुनकर उस गॉड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जिस पर वो सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद यह कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, इस तरह तो यह खुद हमारे साथ मारा जाएगा।
और मास्टर जुयान कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये कहते ही वो फ़ौरन से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी पावर से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसके बाद मास्टर जुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो गॉड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। मास्टर जुयान अपनी एनर्जी पूरी की पूरी उसकी बॉडी में फैला देते हैं, जिसकी वजह से वो गॉड अपनी मैजिक पावर को यूज नहीं कर पाता और कहता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर मास्टर अपनी एनर्जी के जरिए उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ मीट पीस बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर शानिया कहती है कि ओ अच्छा, तो अब मैं समझी कि इसका सोर्स ऑफ पावर तो दूसरे लोगों को मारकर या दूसरे लोगों की मीट को खा जाता था और इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, और यह सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम से दूसरे लोगों को इमोर्टल बनने का दिखावा कर रहा था। तो बर्निंग क्रो कहता है कि कितनी शर्म की बात है, ये दूसरों की लाइफ को एब्जॉर्ब करके खुद को इमोर्टल बनाना चाहता था। सच में ऐसा शख्स तो गॉड बनने के लायक ही नहीं है। जिसके साथ ही यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से नलान सेक्ट के डिसाइपल को दिखाया जाता है। वो सब लोग अभी भी उस वॉरियर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। और लिनफंग कहता है कि इन लोगों को आखिर कैसे हराया जाए। ये लोग बार बार खड़े हो जाते हैं, मगर इतने में अचानक उन सब लोगों को होश आना शुरू हो जाता है, जिस पर नलान सेक्ट के डिसाइपल्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। वो सारे के सारे डिसाइपल्स दोबारा से होश में आ गए थे, जिसकी वजह से वो लड़ाई रुक गई थी। और रेंचो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह सब कुछ मास्टर ने किया होगा। यह देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में मास्टर तो बहुत ही लाजवाब हैं। और लिनफेंग चिल्ला कर मास्टर के नारे लगाने लगता है, जिस पर गाओलिंग उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि बेवकूफ़, तुम मास्टर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, जबकि मास्टर तो वैसे ही 1 लाख से भी ज़्यादा के एज के हो गए हैं। और दूसरी तरफ सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर जनन कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमें उसी सीक्रेट स्पेस को दिखाया जाता है जो कि 7 मेरिडियन रियलम में था। वहाँ पर अभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ होता है। वो सारे के सारे बीस्ट अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और मारधाड़ चल रही होती है। मगर फिर कुछ ही देर में वहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि उस ग्राउंड में बैठी हुई होती है। वो भी दोबारा से नॉर्मल होने लगती थी और उसे अपनी ह्यूमन फॉर्म में देखकर उसका बेटा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता, वह आकर उसे अपने गले से लगा लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से शू यांग को दिखाया जाता है। उसके सामने मौजूद वो गॉड लड़के की आवाज़ में बात करते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, क्या मैं कोई गॉड नहीं था, क्या मेरी लाइफ इटर्नल लाइफ नहीं थी। तो बर्निंग क्रो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरह का निकलेगा। ये अभी भी अपने गॉड बनने के और इटर्नल लाइफ हासिल करने के बारे में ही सोच रहा है। तो मास्टर शुयान उसे इस हाल में देखता है तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ देता हूँ। यह कहते ही वो अपनी एनर्जी को उसके चारों तरफ फैला देते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम हमेशा जिंदा रहोगे और बिल्कुल ही अकेले रहोगे। यह कहते ही मास्टर जुयान उसे एक एनर्जी बॉल के अंदर कैद कर लेते हैं और अपने पास ले आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कि मास्टर जुयान एक और सीक्रेट रियलम में जाते हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात एक गॉड से होती है। वहाँ पे उसके बहुत सारे बिलीवर्स होते हैं। तो मास्टर शुयान उन सबको अपना बिलीवर बना लेते हैं और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और गॉड के मरते ही वहाँ मौजूद सारे के सारे
डीमंस वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की जो ने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है और उसका बेटा वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक तितली को देखते ही वो उसके पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ये सब कुछ उस एंसेस्टर की वजह से हुआ है। अगर वो ना होता तो शायद हम लोग दोबारा से मेरेडियन रियलम को नॉर्मल नहीं कर पाते, ना ही कभी अपने रियल फॉर्म में आ पाते। उसकी मदद से हम लोग दोबारा से इस 7 मेरेडियन रियलम को नॉर्मल नहीं कर पाते, ना ही कभी अपने रियल फॉर्म में आ पाते। उनकी मदद से हम लोग दोबारा से इस 7 मेरेडियन रियलम को रीबिल्ड करेंगे। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस अब यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स की कमी है और वो है मेरा हस्बैंड। अगर काश वो भी यहाँ पे होता तो मुझे और भी अच्छा लगता। और इस तरह सैनले उस बटरफ्लाई को पकड़ते पकड़ते उस पर जैसे ही झपटता है तो अचानक से उसके सामने लिन फैंग आ जाता है और वो उससे कहता है कि सुनो बच्चे, शायद तुम नहीं जानते पर मैं दुनिया की सबसे महान वॉरियर हूँ। क्या तुमने मेरे मास्टर शुयान को यहाँ पे देखा है? उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मास्टर शुयान का नाम सुनते ही वो बच्चा मुस्कुरा देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 7 मेरेडियन को दोबारा से रिबिल्ड कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें मास्टर शुयान को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। वो नीचे मौजूद हर एक चीज़ को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे और हमें उनके हाथ में उसी गॉड की एनर्जी दिखाई देती है। और उसके साथ साथ मास्टर ने अपनी पावर की मदद से 2 स्पिरिचुअल बॉडी बनाई हुई होती है, जिन्हें देखकर रनिंग क्रो कहता है कि मास्टर, आपने क्या अकेले ही होंगमैंग जायंट बॉडी को बनाया है? यहाँ इस तरह के बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। मैं हैरान हूँ कि आपने अकेले ही इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को बनाया है। सच में आपने दोबारा से मेरी आंखें खोल दी। मुझे आज सच में एहसास हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। मगर मास्टर शुयान कहते हैं कि नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है। जिस पर बर्निंग क्रो हैरान होकर कहता है कि मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इतने में अचानक मास्टर शुयान उन स्पिरिचुअल बॉडी को गॉड एनर्जी के साथ हवा में ऊपर भेजते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बॉडीज उसके साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। मास्टर शुयान उन तीनों को एक साथ फ्यूज कर रहे होते हैं। ये देखकर बर्निंग क्रो कहता है कि मास्टर, आप इन तीनों डिवाइन बॉडीज को एक साथ अपनी पावर से मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या आप वाकई में ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप सच में इस तरह की बॉडी बना देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा होगा जो कि इस तरह की डिवाइन बॉडी को क्रिएट कर सके या फिर उसके मुकाबले में खड़ा हो सके। और मैं नहीं जानता कि अगर आप इस फ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ज़्यादा पावर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा। मैं नहीं जानता कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है, जिस पर मास्टर शुयान कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उस फ्यूजन के बाद हमें वहां पर एक छोटी सी एनर्जी बॉल दिखाई देती है जो कि वापस से मास्टर शुयान के पास आ जाती है। और बर्निंग क्रो कहता है कि मैंने आज तक इस तरह की पावर को फील नहीं किया। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये एनर्जी मेरी लिमिट से बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं इसे छूंगा तो शायद यह मुझे जला देगी। तो मास्टर की तरफ देखकर वो कहता है कि मास्टर, आप आखिर हैं कौन? मैं अभी भी सच में आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। इतने में वो पीछे देखता है कि टनलान सेक्ट के सारे डिसाइपल्स वहाँ पर आ चुके हैं। और लिन फैंग भागते हुए मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर, मैंने आपको बहुत मिस किया। मगर इतने में वो एक शील्ड से टकराकर वापस पीछे चला जाता है। यह देखकर गाइलिन कहती है कि ये लड़का हमेशा हर जगह अपनी बेइज्जती करवाता रहता है। मास्टर ने उसे एक बबल के अंदर बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ लिंगसू वो मास्टर को देखकर कहती है कि फाइनली आप हमें मिल गए। तो मास्टर शुयान उन लोगों को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, घर में सब कुछ ठीक तो है ना। तो लिंगसू कहती है कि मास्टर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं,
आप पे सब कुछ नॉर्मल है, बस हमें आपकी कमी महसूस हो रही थी। आप वहाँ पे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि हम ही आपके पास चले जाते हैं। यह कहते हुए वो थोड़ा सा शर्माने लगती है, मगर दूसरी तरफ रेंशु ये आती है और कहती है कि मास्टर, हमने आपको बहुत ही मिस किया। और लिंशु भी कहती है कि हाँ, ये सही कह रही है, हम आपको बहुत ही मिस करते हैं। और याद आया, ये एंसेस्टर जंगबासी ने मुझे एक मैसेज दिया था, मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ, शायद वो कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। यह कहते ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ये देख लिंकन कहता है कि सिस्टर, मुझे अब समझ में आया कि आप लोग मास्टर शुयान को क्यों ढूंढ रहे थे। आपने तो कहा था कि आप लोग बस उनसे मिलना चाहते हैं। आप लोगों ने यह बात हमसे छुपाई थी। जिस पर रंगशावी कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। और दूसरी तरफ लिंक्सु एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर से हमें रंगबाजी दिखाई देता है। वो मास्टर शुयान से कहता है कि शुयान, तुम बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो, आजकल तुम नजर ही नहीं आते। वैसे मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने वो सारे के सारे सीक्रेट समझ लिए हैं जो कि तुमने मुझसे बताए थे, और मैं उनको प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी सक्सेस भी हासिल कर चुका हूँ। मैंने अपने डिवाइनेस्ट स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। यह बातें सुनकर बर्निंग क्रो कहता है कि क्या ये ओल्ड मैन हमें बस यही बातें बताने के लिए ये मैसेज भेज रहा था। तो जंगबासी कहता है, चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। असल में ये बात है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जिन गोड्स को तुम्हारे मास्टर ने मारा था वो गॉड्स अभी भी जिंदा हैं। तो बर्निंग क्रो कहता है कि तुम्हारे बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा कि हमें पता नहीं था, हमने बस अभी अभी एक गॉड को ही मारा है। यह सुनकर जंगबासी कहता है कि अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे पता नहीं था कि ये सारे के सारे गॉड्स ऐसी जगहों पर छुपे हुए होंगे। लगता है कि शायद बाकी सारे गॉड्स भी इसी तरह माउंट में किसी सीक्रेट गुफा के अंदर छुपे हुए होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो गॉड्स अपनी एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, और मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो गॉड काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो चुके हैं। यह बात सुनकर रेशोई कहती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग उन स्पिरिचुअल वेंस के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके हैं। यह बात सुनते ही लिंकन कहता है कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर गॉड्स के साथ फाइट करें। अगर वो लोग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं तो मुझे उनके साथ फाइट करने में बहुत मज़ा आएगा। उसकी ये बातें सुनकर हमेशा की तरह गालिन के सर में दर्द होने लगता है, और वो कहती है, अगर तुम गॉड्स के साथ फाइट ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लाश वहां से लेकर नहीं आऊंगी। और दूसरी तरफ सैंचू कहती है कि क्या वाकई में गॉड्स इतनी पावरफुल हैं। तो कॉमेट कहता है कि हाँ, हम लोग उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। मगर उस तरफ जंगबासी उन लोगों से कह रहा होता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग थोड़ा सा नर्वस हो गए हो। फिर मास्टर शुयान उनसे कहते हैं, मुझे बताओ, क्या तुम सिर्फ यहाँ पे गॉड्स के बारे में बताने के लिए आए हो या फिर उससे बढ़कर कुछ और बात है। तो जंगबासी कहता है कि तुम वाकई में काफ़ी समझदार हो। असल में मुझे एक खबर मिली है, माउंटेन एंड सी रियलम में 3 रियल आर्म्स और 4 रियल्म्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ से उन दोनों को फील कर पा रहा हूँ। इन दोनों रियलम्स में कोई ऐसी पावर है जो कि इन दोनों के दोनों रियलम्स को इफेक्ट कर रही हैं, और बहुत ही तेजी के साथ ये पावर्स काफी दूर तक फैल चुकी हैं। ये बात सुनते ही मास्टर शुयान सोचने लग जाते हैं, और बर्निंग को कहता है कि ये किस तरह की एक पावर है जो कि हर एक चीज को करप्ट कर रही है। तो जंगबासी कहता है कि मुझे शक है कि वहाँ पर जरूर गॉड्स छुपे हुए हैं। अगर तुम सारे ही माउंटेन्स एंड सी रियलम से होकर गुजरो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स मिलने वाले हैं, ऐसे सीक्रेट्स जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को एक मर्तबा एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि मेरा शक सही हो। मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरी रेट्रोग्रेड में रेडियंस वो डैमेज हो जाएगी और मैं वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हाय फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को
आपको इस चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं, तो बिना किसी बकवास के बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर सोयान अपने साथियों को लेकर 6 मेरिडियन रियलम में आ जाते हैं और 6 मेरिडियन रियलम में आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जंगल था जहाँ पे एक लड़की उसमें से कहती है कि मास्टर, मैं ऐसा करती हूँ कि आसपास जाकर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लेती हूँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आसपास क्या कोई मौजूद है या फिर नहीं। जिस पर मास्टर सोयान उसे कह देते हैं कि ठीक है, जाओ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही होती है, जिसके पीछे कुछ जंगली लोग पड़े हुए होते हैं जो कि उस पर अपने वेपन से हमला भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम लोग मेरा पीछा करना बंद करो, मैं ये स्टोन तुम्हें वापस कर दूंगी। मगर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को उसकी कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो लड़की अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक्स को रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर वो देखती है कि उनकी पावर्स वहाँ पर काम ही नहीं कर रही है और फिर इतने में वो उनके अटैक से अपनी जान बड़ी ही मुश्किल से बचा पाती है। और वो कहती है कि यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल ही कम हो गई है। और फिर वो कहती है कि अगर मैं अपने फिजिकल पावर के जरिए इन लोगों को कितने भी बार मार दूं, उतनी बार ये लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। इन लोगों को हराने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये कहते ही वो अपनी एक जोरदार दहाड़ का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को डराने की कोशिश करती है और फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। मगर फिर वो अपनी जान बचाकर जैसे ही भागने लगती है तो वो सब लोग दोबारा से उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि आखिर इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, ये लोग तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे, इनकी लैंग्वेज भी कुछ और है, शायद ये लोग गॉड को भी किसी और नाम से पुकारते होंगे। इसी वजह से जब मैं गॉड कह के इन लोगों को कुछ भी समझाने की कोशिश करती हूँ, ये लोग मेरी कोई बात ही नहीं मानते। इतने में अचानक वो उनका स्फीयर उसके बिल्कुल ही पास से होकर गुजर जाता है, जिससे वो बाल बाल बचती है। और दूसरी तरफ हमें मास्टर सोयान और सानिया को दिखाया जाता है। सानिया कहती है कि मास्टर, हम लोग इस जंगल में काफी देर से भटक रहे हैं, अभी तक हम लोगों को यहाँ पर किसी की भी प्रेजेंस फील ही नहीं हुई। आखिर इस मेरिडियन रियलम में लोग कहाँ रहते होंगे, यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी दिखाई क्यों नहीं दिया। और मास्टर को बताती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रही है, यह जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जिसके बाद मास्टर सोयान उन लोगों को बताते हैं कि यह जगह पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी पड़ी है। यह कहने की ही देरी थी कि इतने में अचानक से दूसरी तरफ से वो लड़की भागते हुए एंसेस्टर की तरफ भागती हुई आ रही होती है और उसके पीछे वही जंगली लोग पड़े हुए होते हैं। उसे देखकर बर्नी कोरो कहता है कि ये अकेली लड़की इतने लोगों के साथ किस तरह से डील कर रही है। और इतने में अचानक वो लोग दोबारा से उस पर अपने एरो से अटैक कर देते हैं। तो वो लड़की जिसका नाम चूचू था, उसका पैर फिसल जाता है और वो स्टोन भी उसके हाथ से गिर जाता है। मगर इतने में अचानक से कॉमेट बहुत ही तेजी से आकर चूचू को पकड़ लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से सारे ही एरोज को वापस पीछे फेंक देता है। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद कॉमेट को भी फील होता है कि जैसे उसकी पावर्स बहुत ही कम हो रही हैं। मगर दूसरी तरफ वो लड़की उससे कहती है कि वहाँ देखो, ये लोग अभी भी आ रहे हैं। जिसके बाद कॉमेट उन लोगों की कर इधर उधर से लात घूंसों की बारिश करते हुए जम के सुताई करता है। के बाद वो सारे लोग एक जगह पर ढेर हो जाते हैं और फिर कॉमेट कहता है कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं, क्या ये लोग 6 मेरिडियन रियलम के इमोर्टल्स हैं। जिस पर बर्निंग क्रो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब लोग असल में एंशिएंट टाइम के लोग हैं जो कि बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो कहती है कि यहाँ ये जरूर एंशिएंट टाइम के ही लोग होंगे क्योंकि मैंने इन लोगों की लैंग्वेज अलग है, ये लोग बहुत से वर्ड्स एंशिएंट टाइम के इस्तेमाल करते थे और मुझे इन लोगों के पास से यह एक स्पिरिट स्टोन मिला। इस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन की पावर्स हैं। तो मास्टर सोयान उस पर स्पिरिट स्टोन को अपने करीब लेकर आ जाते हैं और उसे गौर से देखते हैं। और दूसरी तरफ बर्निंग क्रो कहता है कि इन लोगों के पास इस तरह का स्पिरिट स्टोन मौजूद है, तो फिर इन लोगों ने अभी तक कोई भी कल्टिवेशन क्यों नहीं की। इतने टाइम तक ये लोग ऐसे ही फिर रहे हैं
और दूसरी तरफ मास्टर शुयान कहते हैं कि ये स्टोन सच में इंटरेस्टिंग है। और दूसरी तरफ वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि बातें सुनकर बर्निंग क्रो भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये लोग आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की उन लोगों की बातें सुनने के बाद सोच में पड़ जाती है और कहती है कि आखिर इन लोगों ने क्या बात कही है। जिस पर सानिया कहती है, क्या तुम एंशिएंट लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकती हो? तो वो लड़की बोलती है कि यह वर्ड सियांग बुक में मौजूद है। यह लैंग्वेज हजारों साल पुरानी है, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये लोग इतनी पुरानी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जोजो को देखकर जोर जोर से आवाज़ देने लगते हैं, जिस पर जोजो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह की टोन से बात करने के लिए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकती? तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हारा किंग भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। फौरन से मुझे अपने किंग के पास ले चलो। इतना कहने के बाद अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि उन लोगों का किंग लग रहा था, मगर यह भी किंग नहीं था। उसे देखकर वो सब लोग हैरान होते हैं और फिर बर्निंग क्रो कहता है कि इस बंदे के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, पर इसने अपनी बॉडी में जितने भी ट्रेजर्स लटकाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पूरे 6 मेरिडियन रियलम को लूट लिया है, क्योंकि इसके पास ये सभी जो ट्रेजर्स हैं वो रेयर ट्रेजर्स हैं। और दूसरी तरफ वो किंग मास्टर शुयान की तरफ, और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाकर मास्टर शुयान को पकड़ लो। मगर उसके पहले ही कॉमेट उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कॉमेट को देखकर उन लोगों की पटके हाथ में आ जाती है। और वो लोग उससे कहते हैं कि मास्टर, अभी कुछ समय पहले ही इन लोगों ने जमकर हमारी पिटाई की थी, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर्स हैं। तो उसके सीनियर को जब यह बात पता चलती है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो यहाँ से जान बचा कर निकल लो। वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। जिसके बाद सानिया कहती है कि मास्टर, आप क्या कहते हैं, क्या हमें इनके पीछे जाना चाहिए? हमें एक मर्तबा देख लेना चाहिए कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। और अगले सीन में हमें जंगल के बीचों बीच का एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन दिखाया जाता है और वहाँ पर उन जंगली लोगों का रियल किंग भी मौजूद होता है और वह अपने सभी जंगली दोस्तों से आगे अपने गॉड की तारीफें कर रहा होता है। और वो सभी लोग उसके आगे झुककर अपने गॉड को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। मगर इतने में कुछ लोग भागते हुए उन लोगों के पास आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि जंगल में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यह सुनकर वो किंग कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो आदमी दोबारा से अपने किंग को उन लोगों के बारे में बताना शुरू कर देता है कि तभी इतने में ही एक दूसरा आदमी कहता है कि जरा उन लोगों की तरफ देखिए, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शुयान अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल स्टोन पिलर मौजूद था। उन लोगों को वहाँ पर देखते ही वो किंग उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह देख बर्निंग क्रो कहता है कि यहाँ पर तो हर बंदा किंग बना फिर रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये लोग इतने ज़्यादा ट्रेजर्स कहाँ से ला रहे हैं। और फिर जो उन लोगों से कहती है कि हमें इन लोगों से ये ट्रेजर्स छीनने नहीं चाहिए, नहीं तो इस तरीके से हमारे टिल्लान सेक्ट की बदनामी होगी। मगर फिर जब वह उन ट्रेजर्स को देखती है तो कहती है हम इनसे ये ट्रेजर्स छीन नहीं सकते, मगर हम इनसे चीट जरूर कर सकते हैं। हम इन्हें चकमा देकर इनसे यह सारा ट्रेजर्स ले लेंगे। वो सब के सब लोग किंग को इग्नोर करके आगे बढ़ गए होते हैं, जिस पर वो किंग भी गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि इन्हें चारों तरफ से घेर लो। यह कहते ही उन सभी को वो जंगली उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए कॉमेट सामने आ जाता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो लोग जब कॉमेट को उनके सामने देखते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक बंदा जैसे ही अपने स्पीयर से कॉमेट पर हमला करता है तो कॉमेट उनको जरा सा भी असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद कॉमेट बहुत ही आसानी से एक ही थप्पड़ में उस वॉरियर को उठाकर बहुत दूर फेंक देता है
और फिर वो कहता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम बची है, मगर मेरे ख्याल से मेरे पास ये एनर्जी भी काफ़ी है। इन लोगों से मैं अकेला ही निपट लूँगा। ये लोग बिना एनर्जी के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ वो किंग अपने सिपाहियों को देखता है जो कि एक ही थप्पड़ के बाद बेहोश हो गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर शुयान पर हमला करने के लिए जैसे ही कई वॉरियर्स सामने आ जाते हैं तो शानिया उनका काम फौरन से ही तमाम कर देती है और मास्टर जुयान के रास्ते में किसी को भी आने ही नहीं देती है और मास्टर को बताती है कि इन लोगों के पास फिजिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, मगर स्पिरिचुअल पावर्स इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे हम लोग इस पिलर के करीब आते जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल पावर्स धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद यह सब कुछ इस स्टोन की वजह से ही हो रहा हो। यही है जो यहाँ मौजूद हर एक कल्टिवेटर की स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो मास्टर शुयान जैसे ही उस स्टोन की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग उस पर पीछे से आकर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। तो मास्टर शुयान एक ही एनर्जी अटैक से उन लोगों को बहुत ही दूर उड़ा देते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि उनका मास्टर तो वहाँ पर अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, मगर हमें दिखाया जाता है कि उनके मास्टर के पास सिर्फ एक चड्डी बचती है, बाकी सब कुछ गायब हो चुका होता है। ये देख वो लोग काफी हैरान होते हैं और दूसरी तरफ मास्टर शुयान उसी स्टोन के पास चले जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही उस स्टोन को टच करते हैं तो वो पूरी तरह से क्रैक होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और दूसरी तरफ उस स्टोन के अंदर से जो शख्स बाहर निकलता है वो अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है। ये देखकर वहां मौजूद जितने भी जंगली लोग थे वो सभी डर से ही अपने गॉड के आगे झुक जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद उनका गॉड उनसे अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। वो सब लोग उससे गिड़गिड़ाकर माफी मांगना शुरू कर देते हैं, मगर हम दूसरी तरफ मास्टर शुयान को देखते हैं। वो उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यह कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर शुयान अपने डिसेबल्स के साथ उन जंगली लोगों का पीछा कर रहे थे और उनके पीछे जाते जाते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे नजर आता है कि वे सारे जंगली लोग एक पिलर के आगे झुककर उसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग उसे अपना गॉड मान रहे हों, मगर फिर मास्टर शुयान उस पिलर के पास जाते हैं और उस पर अपने फिंगर हल्का सा टच करते हैं, जिससे वो पिलर पूरी तरह से टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकलती है। वो बॉडी अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रही थी, जो कि हर जगह फैल रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी असल में उन लोगों की बॉडी में जा रही थी जिनकी बॉडी से वो एनर्जी पहले निकल रही थी। उस एनर्जी के वापस आते ही वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बर्नी को कहता है कि अच्छा, तो अब ये कहानी समझ में आ रही है। ये स्पिरिचुअल बॉडी इन सभी जंगली लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। यही वजह है कि इनमें से किसी की भी बॉडी में थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी बचा ही नहीं था। और दूसरी तरफ चूचू कहती है कि जैसे कि स्पिरिचुअल पावर्स भी हमारी इन सब की वापस से मिल गई है और अब वो भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और वो उन जंगली लोगों के बारे में कहती है कि अब ये लोग भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, मगर वो जंगली लोग बहुत ही ज्यादा डरना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगा कि शायद उन लोगों ने गॉड को डिस्टर्ब कर दिया है। और बर्निंग क्रो उस स्पिरिचुअल बॉडी के आसपास घूमते हुए देखता है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, जिस पर बर्निंग क्रो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मास्टर शुयान के पीछे जगह छुप जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बॉडी असल में एक पपेट है और वो पपेट सीधा अपने उन लोगों के पास जाता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो उन लोगों को इग्नोर करके सीधा जंगली लोगों के पास जा रहा है। ये देखकर सानिया कहती है कि इन लोगों को तो खुश होना चाहिए क्योंकि इनका गॉड उनके सामने है, मगर ये लोग डरे हुए
क्यों हैं? तो चूचू बताती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इन लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि इस स्टोन पिलर के अंदर कोई स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है। और दूसरी तरफ वो पपेट जैसे ही उन लोगों के पास जाता है तो उनमें से उसे सबसे पहले पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यह देख वहां पर मौजूद सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं, मगर फिर वो जैसे ही उन लोगों की बॉडी से वो स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से निकलती है तो वो लोग दोबारा से भीग पड़ जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह देख बर्नी गुरु कहता है कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ मौजूद हर एक बंदे की इसने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और दूसरी तरफ मास्टर सुयान उन लोगों से कहते हैं कि ये पपेट तुम्हारी प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनते ही कॉमेट फौरन से उस पे हमला करने के लिए जाता है और जाते ही साथ उस पे बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है, जिसपे वो पपेट उससे वापस से पीछे धक्का दे देता है। ये देखकर सानिया आगे बढ़ती है तो कॉमेट कहता है कि उसे छूना मत, वो तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यह सुनते ही सानिया उस पर दूर से स्पिरिचुअल अटैक करती है, मगर वह देखती है कि उसका स्पिरिचुअल अटैक बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कहने के बाद वो स्पिरिचुअल बॉडी सानिया पे एनर्जी अटैक करती है, मगर फिर इतने में कॉमेट उसके पास आ जाता है और कहता है कि देखते हैं कि यह बॉडी कितनी हार्ड है। वो उस पर एक के बाद एक फिजिकल अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसके अटैक का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। यह देखने के बाद फिर सानिया फ्लावर ब्लूम टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है। और दूसरी तरफ कॉमेट जब उन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो फौरन से वहां से हट जाता है और वो अटैक सीधा जाकर उस पपेट को हिट करता है, मगर हम देखते हैं कि उस पपेट को बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आई होती है और वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिला होता है। उस अटैक का उस पर थोड़ा सा भी असर ही नहीं हुआ होता है। और दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि वो पपेट अपनी बॉडी से फिर से एनर्जी जनरेट करने लगता है। ये देखने के बाद सानिया अपने क्लोन्स क्रिएट कर देती है और तेजी से जाकर उसी के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। वो उस पर चारों तरफ से फिजिकल अटैक करना शुरू कर देती है। इस तरफ वो लोग उस पपेट के साथ लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ मास्टर सुयान देखते हैं कि बर्निंग क्रो और चूचू वो दोनों कुछ स्टोन को जमा कर रहे होते हैं। तो मास्टर सुयान को वह स्टोन कुछ खास लगता है, जिस पर वो एक स्टोन को उठाकर अपने हाथ में चेक करते हैं। और दूसरी तरफ बर्निंग क्रो और चूचू वो काफी खुश होते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी खास चीजें मिलेंगी। हम लोग ये सभी स्टोन्स को अपने साथ ले जाएंगे। और दूसरी तरफ मास्टर सुयान वो अभी भी उसी स्टोन को देख रहे होते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ कॉमेट और सानिया वो अभी भी उस पपेट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें उस पपेट को भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो एक एनर्जी ब्लो से उन दोनों को वापस से पीछे धकेल देता है और फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनकी बॉडी से भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर सानिया और कॉमेट उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं, मगर उसका वो अटैक उन दोनों को अपनी तरफ तेजी से खींच रहा होता है। इसके साथ में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से उस पपेट के पास जा रही होती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां पर पड़े हुए जितने भी जंगली लोग थे उनकी भी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक एक कतरा निचोड़ लेता है। और दूसरी तरफ हम कॉमेट और सानिया को देखते हैं, वो लोग जैसे ही उसे दूर से जाने की कोशिश करते हैं वो पपेट दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा देता है और फिर उन लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुयान को उस पपेट की तरफ देखता है और सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं, जिससे अचानक वो पपेट वहीं पे रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो कि उससे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। उस पपेट के डिस्ट्रॉय होते ही हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही दूर बैठा हुआ होता है और अचानक से उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है।
असलियत में तो वो पपेट उसी शख्स का था। उस पपेट के डिस्ट्रॉय होते ही वो शख्स भी इंजर्ड हो गया था और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर मेरे पपेट को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है कि उन लोगों के वापस आने का वक्त हो चुका है और इस तरफ में दिखाया जाता है उस पपेट के डिस्ट्रॉय होते ही उनकी बॉडी से निकलने वाली सभी एनर्जी वापस से वहाँ मौजूद सभी जंगली लोगों में फैल जाती है, जिसके बाद वो सब भी नॉर्मल हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शोयान ने उस पपेट का काम तमाम कर दिया था और उसकी बॉडी से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से वहाँ मौजूद सभी जंगली लोगों में फैल जाती है, जिसकी वजह से वे लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। और इस तरफ सानिया और कॉमेट वो काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये सभी जंगली लोग स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने के बाद अचानक से 4th ग्रेड इमोर्टल में डायरेक्ट से 5th ग्रेड इमोर्टल बन गए। और बर्निंग क्रो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये लोग खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। तो सानिया बताती है कि ये सोंगू ट्राइब है और ये पिछले हजारों सालों से सिर्फ मॉन्स्टर और स्टैचू की ही वर्शिप करते आ रहे हैं, मगर आज तक इन लोगों के बारे में किसी को पता नहीं चला था और ना ही ये लोग अपने बारे में जानते थे कि इन लोगों की बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है। और जरा इन लोगों को तो देखो, इनकी इंटेलिजेंस पर बच्चे भी हैरान हो जाएं, क्योंकि ये लोग बच्चों के से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पिछले हजारों सालों से इनकी मेंटल ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जंगली ट्राइब के किंग को जब मास्टर शोयान जाते हुए दिखाई देते हैं तो फौरन से मास्टर शोयान के सामने आ जाता है और वो भी कोई नॉर्मल सी एंट्री के साथ नहीं, एक शानदार एंट्री के साथ मास्टर शोयान के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसे अपना होली गॉड मानता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मॉन्स्टर को मार दिया। मगर मास्टर शोयान कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, ना ही मैं गॉड बनना चाहता हूँ। लेकिन वह किंग दोबारा से उनके आगे आ जाता है और दोबारा से उनके आगे रिक्वेस्ट करने लगता है। ये देख बर्निंग क्रो कहता है कि आखिर यह करना क्या चाहते हैं। तो जोजो कहती है कि ये तुम लोगों को अपना होली गॉड मान रहा है। तो बर्निंग क्रो कहता है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ को वापस मिल गई है, पर लगता है कि शायद इनका मेंटल हालत अभी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगा कि इनके दिमाग में कुछ तो होगा, पर वो तो बिल्कुल ही खाली है। और दूसरी तरफ जोजो मास्टर को आकर बताती है कि यह आदमी कह रहा है कि ये लोग पिछले हजारों सालों से गलत गॉड की पूजा कर रहे थे, मगर इन लोगों ने आपको पहचान लिया है और अब से ये लोग आपको होली किंग मानकर आपकी पूजा करेंगे। और ये लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप इनके ट्राइब में आ जाएं और ये लोग आपकी ठीक से वर्शिप भी करें। ये सुनकर वो गॉड काफी हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी बात है। कुछ देर पहले तो ये लोग उन छोटे लोगों से स्टोन के लिए हमारे पीछे पड़ गए थे और अब ये लोग हमसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इनके पास रुक जाएं। तो मास्टर शोयान कहते हैं मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या कहते ही वो वहां से फिर से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो किंग चूचू के आगे रिक्वेस्ट करने लगता है और उसे कहता है कि प्लीज किसी तरह से इन्हें मनाओ। मगर इतने में चूचू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वो किंग चूचू से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे स्टोन्स दूंगा। तो चूचू उसको एक जबरदस्त आइडिया दे देती है और कहती है कि इसके बदले में मुझे तुम्हारे पास के सभी स्टोन्स चाहिए। ये दिखाने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपनी अगली मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ये लोग इतनी आसानी से बेवकूफ़ कैसे बन गए, आखिर कौन है जो इन लोगों की स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्व करता है। तो शानियन कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पीछे जरूर किसी न किसी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर का हाथ होगा, क्योंकि कोई भी डीमन इस तरीके की एबिलिटी नहीं रखता है और किसी भी डीमन को इस तरह का काम में कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और बर्निंग क्रो कहता है
कि हम डेमंस इतनी गिरी हुई हरकत कभी भी नहीं करते। यह काम जरूर ही किसी न किसी इंसान का है। कोई बंदा ऐसा है जो कि इस पूरे के पूरे ट्राइब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हो, मगर उन लोगों को यह बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जिसने वो स्टोन वहाँ पर प्लेस किया है, क्योंकि ऐसा काम कोई सिविलियन ही कर सकता है। तो सनियन कहती है कि वो शख्स जो कोई है वो कोई गॉड नहीं हो सकता। यही वजह है कि उसे एनर्जी सोर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो मास्टर शुयान कहते हैं कि वो शख्स कोई ना कोई मास्टर है जिसने यहाँ पर ये गलत हरकत करने की कोशिश की है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंदा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की पावर्स पर ही निर्भर है। उसकी अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ऐसा भी वो कर सकता है कि उसने अपने और भी बहुत सारे पपेट दूसरी जगहों पर भेजे हुए हो सकते हैं जहाँ पे वो लोग उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे। और दूसरी तरफ सानिया चूचू से कहती है कि वो किंग तुमसे क्या कह रहा था और तुमने उसे आखिर में क्या कहा। तो चूचू हंसते हुए कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैंने बस उन लोगों को थोड़ी सी बातें समझाई हैं। मैंने उन्हें बस यह बताया कि उन लोगों को किस पर बिलीव करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट टाइम से उन्हें कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और ना ही वो लोग किसी और गॉड की वर्शिप करने वाले हैं। तो इतने में बर्निंग को कहता है कि इतने कम टाइम में उन लोगों को इतनी ढेर सारी बातें कैसे तुमने समझा दी, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर फिर से चूचू उन लोगों को कोई भी जवाब दिए बगैर हंसते हुए आगे निकल जाती है। और अगले सीन में हमें दोबारा से उसी ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग असल में एक पत्थर को तोड़कर उससे एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनका किंग उन लोगों को गाइड कर रहा होता है। और कुछ ही देर बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने मास्टर शुयान की एक शानदार मूर्ति बनाई थी, जो कि असल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बाद में वो लोग उसकी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर शुयान ने उस पपेट का काम तमाम कर दिया था, जिसके बाद वो लोग 6 मेरिडियन से आगे जा रहे होते हैं ताकि वो लोग पता लगा सकें कि आखिर इस पपेट को कंट्रोल करने वाला कौन था और या किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। मगर वहाँ मौजूद वो ट्राइब के लोग चाहते थे कि मास्टर उनके साथ रहें, मगर मास्टर शुयान उनके साथ रहने से साफ साफ मना कर देते हैं और वो लोग आगे चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शुयान अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग असल में उस शख्स का पता लगाने के लिए जा रहे थे जो कि इस पपेट को कंट्रोल कर रहा था। और वहीं पे हमें नीचे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि मास्टर शुयान को देखते हैं तो अचानक से उन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो लोग उनके पास से वो स्पिरिचुअल स्टोन को छीन सकें। वो सब के सब बस एक साथ जैसे ही उन पर हमला करने के लिए आते हैं तो कॉमेट फौरन से आगे आता है और एक वज्र पाम टेक्निक से उन लोगों को एक साथ ही बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है और कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग हमें लूटना चाहते हैं। वैसे भी यहाँ पे हर दूसरा बंदा स्पिरिचुअल स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं लोगों को यह स्टोन किस लिए चाहिए। और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर दोबारा से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल स्टोन्स हमारे हवाले कर दो। उन लोगों की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यह देखकर सानियन कहती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। इनकी हरकतों से पता चल रहा है कि ये लोग बिल्कुल एबनॉर्मल कल्टीवेटर हैं। इतने में अचानक से चूचू अपने हाथ से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालती है। वो स्टोन के बाहर आते ही अचानक से वो कल्टीवेटर उस पर स्टोन छीनने के लिए झपट पड़ते हैं, मगर इससे पहले कि वो स्टोन छीन पाते अचानक से वो सभी एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। उन्हें खत्म करने वाली चूचू नहीं बल्कि सानियन थी। वो लोग काफी परेशान थे कि आखिर ये लोग स्पिरिचुअल स्टोन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आखिर इन स्टोन से
इनका क्या काम हो सकता है। और सानियन कहती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो सकता है, ये लोग कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे थे। और क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान कभी भी अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान से कोई भी चीज़ छीनने की कोशिश नहीं करता, और ऊपर से ये लोग 4th और 5th ग्रेड के इमोर्टल्स हैं, मगर इनकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम मौजूद है। ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने पिछले ट्राइब के लोगों के साथ देखा था। उन लोगों की बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद ही नहीं थी, और इन लोगों की बॉडी के अंदर भी बहुत ही कम क्वांटिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर्स अचानक से किसी दरवाजे का नाम लेते हैं। ये सुनकर बर्नी गुरु काफी हैरान होता है और कहता है ये लोग किसी दरवाजे की बात कर रहे हैं। यह कहने के बाद वो लोग अचानक से अपनी गर्दन घुमाते हैं, जिस पर बर्नी गुरु थोड़ा सा डर जाता है, और वे लोग अपनी गर्दन के देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी गेट नजर ही नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर्स अचानक से हंसते हंसते वहीं पे ही गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और बर्नी गुरु कहता है कि ये लोग किसी होली गेट की बात कर रहे हैं। यह कैसा होली गेट है जिसके बारे में आज तक मैंने सुना ही नहीं है। लगता है कि शायद आसपास कोई बहुत बड़ा गेट मौजूद हो सकता है, और ये लोग वहां पे जाना चाहते होंगे, जिस पर मास्टर सुयन की ज़्यादा पावर्स लगेगी। उसे अब यह समझ होती है, और उन्हें एक बंदा भी दिखाई देता है जो कि वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और इतने में जो जैसे उस बंदे को कहती है कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। ये कहकर वो उसे जैसे ही हिलाती है तो वो बंदा पहले से ही मरा हुआ होता है, जिसे देखकर वो अपने सामने देखती है तो उसे नजर आता है कि उसकी तरह बहुत से लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये ऐसा लग रहा था कि वो सारे के सारे मर चुके हैं। ऊपर मौजूद जितनी भी रूट्स होती हैं वो सभी रूट्स उन लोगों की बॉडी के साथ कनेक्ट होती हैं। और सानियन कहती है कि उन लोगों की बॉडी को स्कैन करने के बाद कहती है कि मुझे इन लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी नहीं नज़र आई है। ये फिजिकली भी बिल्कुल ही फिट हैं, इनकी भी चोट का कोई निशान नहीं है। ये बिल्कुल सही तरीके से बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये लोग कल्टीवेशन करते वक्त काफी खुश थे। और फिर कॉमिक कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इन्हें अपने जाल में फंसाया है। और दूसरी तरफ मास्टर सुयान वो आसपास देखते हैं तो उन्हें ऊपर कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो लोग किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए मास्टर सुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को विजिबल कर देते हैं। और उनकी एनर्जी जिस भी चीज़ को टच करती है वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जैसे था वैसे ही दिखाई देने लगता है। वो लोग क्लियर देख पा रहे थे कि वहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्री है, और उस ट्री की और इसी के साथ यहाँ पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर सुयान ने अपने डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री को विजिबल कर दिया था, और उस ट्री की रूट्स हर जगह फैली हुई हैं। मास्टर सुयान की एनर्जी जैसे ही उन रूट्स से होती हुई कल्टीवेटर्स की बॉडी के अंदर जाती है तो वो लोगों को समझ में आने लगता है कि असल में इन लोगों की बॉडी से एनर्जी को खींचकर निकाला गया है, और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ इस दरख्त ने किया है। मगर ये काम पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्री तो जिंदा भी नहीं है, और ऊपर से इन लोगों को ये स्पिरिचुअल ट्री यहाँ पर खुद से कैसे बैठा सकता है। ये कहने के बाद मास्टर सुयान एक और चुटकी बजाते हैं, जिससे वहाँ पर मौजूद जितनी भी रूट्स होती हैं वो सारी के सारी रूट्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स उन सभी रूट्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो वहीं पर ही गिर पड़ते हैं। और हम लोग उन ट्री को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है, और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ वो ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ट्री के अंदर मौजूद एक छोटा सा ब्लैक स्टोन पिलर होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी देखा था। उस स्टोन पिलर को देखकर शानिया कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कॉमेट बिना कुछ सोचे समझे उस पर जाकर सीधा एक जोरदार पाम अटैक कर देता है, जिससे वो उस स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और उसके अंदर से सेम वैसी ही स्पिरिचुअल बॉडी बाहर निकल कर आती है। और वो लोग
उस स्पिरिचुअल पपेट को देखकर कहते हैं कि ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी पपेट के जैसा है जैसा कि हमने पहले डिस्ट्रॉय किया था। मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हो सकता है कि ये दोनों पपेट्स आपस में ट्विन हो और अलग अलग जगह जाकर एनर्जी को अपने पानी के अंदर मौजूद एक और पपेट को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय करते हुए फौरन से आगे बढ़ता है। और हम लोग देखते हैं कि इसी तरह के बहुत सारे पपेट्स हैं जो कि एक सेक्ट में मौजूद होता है। वो अपने पिलर को साथ लेकर फौरन से वहां से उड़ते हुए निकल जाता है और वो लोग देखते हैं कि उस पपेट के जैसे और भी बहुत सारे पपेट्स हैं जो कि तेजी से उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। और तब उन लोगों को दोबारा से उसी सीक्रेट रियलम वाले पपेट को देखते हैं तो वो अपनी आंखें खोलता है। उसे अपने सामने कुछ कल्टीवेटर्स नजर आ रहे थे, मगर उसके अलावा उसके सामने वो स्पिरिचुअल गेट भी ओपन था। वो गेट को देखते ही फौरन से तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सनिन कहती है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, इसे भागने नहीं देना है। ये कहते ही वो उस पर अपनी फ्लावर रूम टेक्निक्स के साथ अटैक कर देती है, मगर उसका कोई भी फ्लावर उसे छू तक नहीं पाता। ये देखते ही कॉमेट फौरन से उसके पास आकर उस पर जोरदार अटैक करके उसे जमीन में गाड़ देता है। और उससे पहले कि वो फौरन से वहां से निकल पाता, वो लोग उसे वहीं पर सील कर देते हैं। आया कि यहाँ पर दो होली किंग्स हैं, पहले वाले को तो हमने मार दिया था, अब दूसरे की बारी है। मगर मास्टर शोयान कहते हैं कि नहीं, ये कोई होली किंग नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक पपेट है। तो बर्नी क्रो कहता है कि क्या जिस होली किंग को हमने मारा था वो भी एक पपेट था? आखिर इस होली किंग के कितने क्लोन्स हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पहले ही एक को मार चुके हैं और ये दूसरा हमारे सामने है। अगर इसके अलावा भी कोई और है तो हम नहीं जानते कि वो कितने होंगे, और वो किंग तो खुद कहाँ है, उसने हर जगह अपने पपेट को क्यों फैलाया हुआ है? तो सानिया कहती है कि ये जो बंदा है ये लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, मगर उनके कॉन्शियसनेस को जरा भी हर्ट नहीं कर रहा, और ना ही उसने अपना कोई ट्रेस छोड़ा है जिससे हम लोग उसका पीछा कर सकें। ये सिचुएशन सच में बहुत ही खराब होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि शायद ये पपेट 6 मेरिडियन में मौजूद हर एक बंदे को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। तो बर्नी को कहता है कि आखिर ये होली किंग चाहता क्या है, ये इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का क्या करेगा? तो मास्टर शोयान कहते हैं कि इस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई भी कॉन्शियसनेस मौजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर कनेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ काज एंड इफेक्ट पावर को यूज करके अपने रियल ऑनर को एनर्जी पहुंचा रहा है। ये कहने के बाद वो उससे कहता है कि इसको ट्रेस करो। तो स्टीम बन उसके काज एंड इफेक्ट को ट्रेस करते हुए उसके रियल ओनर का पता लगाने की कोशिश करने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि उनके सिर के साथ एक छोटी सी लाइन जुड़ी हुई होती है। यह देखकर बर्नी को कहता है कि अच्छा, तो अब समझा कि ये सारे के सारे क्लोन्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब तो ये हम लोग इसे कहीं भी जाने नहीं देंगे। इसका पता लगाना तो अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है। और दूसरी तरफ हमें उसी होली किंग को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा था, और वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो लोग मेरे और भी ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं, और वैसे भी मैंने खुद को अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है। मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उन लोगों को हराने में काफ़ी होगी। यह कहने के बाद वो वहां मौजूद लड़कों से कहता है कि तुम लोग चाय पियो। ये कहने की देरी थी कि अचानक से वो स्पिरिचुअल बॉडी वहां पर आकर गिरती है। यह देखकर वो होली किंग बिल्कुल हैरान रह जाता है, और वहां मौजूद लड़के जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका भी सफाया कर दिया जाता है। और वो होली किंग कहता है कि कौन हो तुम और तुम लोगों ने मेरे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया? और दूसरी तरफ हम मास्टर शोयान को देखते हैं जो कि बड़े ही मजे के साथ एक जगह पर बैठकर चाय पीते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, तुम लॉर्ड ऑफ गिल्ड सिटी हो या फिर तुम कोई होली किंग हो? ये कहने के साथ ही तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर शोयान ने एक और पपेट मास्टर को पकड़ लिया था,
जो कि वहां मौजूद लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी पपेट मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और फिर मास्टर शोयान उनका पता लगाते हुए सीधा उसी जगह आ पहुंचता है जहां पे वो पपेट मास्टर मौजूद होता है। वो उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मास्टर शोयान उससे कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो वो होली किंग। जिसके बाद वो होली किंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम ही लोग हो जिसने मेरे पपेट को डिस्ट्रॉय किया है, तो इतने में बर्निंग करो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे वो पपेट्स वो हमारे किसी काम के नहीं थे। हमें लगा कि तुम उन पपेट्स के मास्टर हो, पर तुम्हें तो कुछ दम ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बिना वजह ही यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि तुम लोग मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैंने न जाने कितने हजार साल तक वेट किया था इतनी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए, पर तुम लोगों ने मेरे उस पपेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम लोगों के लिए तो यह छोटी सी बात होगी, मगर मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मैंने हजारों साल तक इसका वेट किया था। इतने में अचानक कॉमेट कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। इतने में वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 2 पपेट आ चुके होते हैं। उन पपेट्स को देखकर वहाँ मौजूद जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज बिल्कुल ही नई थी। वो लोग उन्हें मॉन्स्टर समझ रहे थे और उन क्लोन्स के आते ही वो पपेट्स मास्टर भी एकदम से अपना रवैया चेंज कर देता है और उन लोगों से कहता है कि तुम मामूली से बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग होली किंग की पावर को समझ पाओगे। यह कहते ही वो फौरन से अपने पपेट्स के पास आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज तुम लोगों ने अपनी आंखों से मुझे एक गॉड बनते हुए देखोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ट्रू पावर्स क्या है और मेरी ट्रू पावर देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहोगे। ये कहते ही वो फौरन से अपने क्लोन्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो क्लोन्स पूरे के पूरे उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो मास्टर एकदम से अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है। और इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हाँ तो अब बताओ, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम लोगों ने मेरी होली किंग की पावर को देख लिया? इतनी पावर्स तो तुम सब लोगों को इकट्ठे मारने में के लिए ही काफी है। उन लोगों की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि चलो मेरे आगे घुटने टेको। ये कहते ही वो उन पर एनर्जी से अटैक करता है और वो उन पर एनर्जी प्रेशर डालने की कोशिश भी करने लगता है, जिस पर मास्टर शोयान फौरन से अपने आगे एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों पर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। और दूसरी तरफ फिर मास्टर शोयान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर पर एक जबरदस्त ग्रेविटी प्रेशर का अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मास्टर खुद को होल्ड नहीं कर पाता और जोर से आकर नीचे गिरता है। तो मास्टर शोयान की पावर ने उसे बिल्कुल ही उसके होश उड़ा दिए थे। वो खुद भी हैरान था कि आखिर यह किस तरह की पावर है। कोई भी पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? मुझे तो ये एक गॉड लेवल की पावर लग रही है। तो उसका यह हाल देखकर जूजू कहती है कि अरे क्या कुछ मजा नहीं आया, यह खेल तो इतना जल्दी खत्म हो गया। मुझे लगा कि शायद यह बंदा हमारे सामने कुछ देर तक एंटरटेन करेगा, कम से कम हमारा खाना खत्म होने तक तो थोड़ा सा रुक जाते। मुझे लगता है कि शायद तुम थोड़ी देर तक सरवाइव कर लोगे, पर हमारा खाना खत्म होने तक थोड़ा देर तो हमें एंटरटेन कर दो। उसी तरह सनियन मास्टर के पास आकर कहती है कि मास्टर ये फूड बहुत ही ज्यादा मीठा है, आप इसे भी ट्राई कीजिए। वो सब लोग उस मास्टर को इस तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे वो उन सबके सामने बिल्कुल बच्चा हो, और वो अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ये पावर्स काफी नहीं है, मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। और ये कहते ही वो मास्टर शोयान की ग्रेविटी प्रेशर के बावजूद भी वो खड़े होने की कोशिश करने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बाकी के क्लोन्स को आने दो, वो एक मरतबा आ जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है और अपने क्लोन्स को और भी ज्यादा तेजी के साथ अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। और उसका इतना ज्यादा जोश देखकर बर्निंग क्रो कहता है कि इस बंदे का एटीट्यूड सच में बहुत ही कमाल का है, ऐसा लगता है कि ये इसका सबसे खतरनाक अटैक होगा। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर को, जो कि खुद को होली किंग कहता है, वो ग्रेविटी प्रेशर के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो मास्टर शोयान उसे यूं खड़े होते देख फौरन से अपनी ग्रेविटी प्रेशर को उसके ऊपर से हटा देते हैं,
जिस पर उस मास्टर को एक जोरदार झटका लगता है और ये देखकर बर्निंग क्रो उस पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ओल्ड मैन, मास्टर ने अपनी सारी की सारी पावर्स को तुम्हारे ऊपर से रिलीज कर दिया है। लगता है कि शायद तुम इस लायक भी नहीं हो कि मास्टर तुम पर ग्रेविटी प्रेशर अटैक करें। मास्टर चाहे तो तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स को बढ़ाओ। कम से कम हम यहाँ पे इतनी दूर से तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, हमें यूँ शर्मिंदा मत करो। ये सुनते ही वो ओल्ड मैन एकदम गुस्से में आ जाता है, अपनी बॉडी से और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और इस बार वो एनर्जी पहले के मुकाबले डबल लग रही होती है, क्योंकि उसका गुस्सा बिल्कुल आसमानों पर चढ़ चुका था और उसके बाकी के 2 क्लोन्स भी उसके पास पहुंच गए थे। और जैसे ही वो क्लोन्स उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो जाते साथ ही उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से उस ओल्ड मैन की पावर्स अब पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ इंक्रीज हो जाती है और उसकी फिजिकल बॉडी वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। मगर मास्टर अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी उस पपेट मास्टर को कुछ खास नहीं समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर अपनी एनर्जी को एकदम से रिलीज करता है तो वो जमीन तक को उखाड़ देता है। ये देखकर वहां खड़े हुए लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ मास्टर शुयान के डिसाइपल्स वो बिल्कुल हल्के में उसे ले रहे थे और कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी सारी पावर्स है, तुम इसके लिए इतना ज्यादा इतरा रहे थे। हमें तो लगा कि तुम कोई ट्रू गॉड फॉर्म में आ जाओगे। वो ओल्ड मैन असल में ट्रू इमोर्टल फॉर्म में आ चुका था, मगर इतने में अचानक एक और क्लोन्स उसके पास आ जाता है जो कि उसके बॉडी के अंदर जाता है। तो वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर तेजी के साथ इंक्रीज होने लगती थी। और सानिया कहती है कि ये तो इमोर्टल एम्परर रियलम में आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके क्लोन्स की पावर को बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। मास्टर शुयान उन लोगों को बताता है कि इस बंदे ने इमोर्टल रियलम तक ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पहली बार पता चल रहा था कि इमोर्टल्स की भी कोई लिमिट होती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये किस तरीके की स्टेज है। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर उन लोगों को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अब आकर दिखाओ तुम लोग। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है जो कि बिल्कुल सीधे आसमान तक पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से कोई ग्रीन कलर स्पिरिचुअल बॉडी निकलता है जो कि गॉड लेवल की बॉडी होती है, जो कि अपने जायंट हैंड को बाहर निकालती है। मगर क्योंकि शुयान ने उसके 2 पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो पपेट मास्टर अभी भी ट्रू गॉड फॉर्म में नहीं आ सकता था और यह बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी। वो हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि अब लड़का दिखाओ मुझसे, मगर मास्टर शुयान सिंपल कह देते हैं कि यह पावर्स काफी नहीं है, कितनी शर्म की बात है। यह सुनकर वो पपेट मास्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, ये पावर तो मेरी लिमिट से भी आगे जा चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर हम लोग उस स्पिरिचुअल गॉड बॉडी को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ ऊपर देखती है और फिर अचानक से वो बॉडी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करती है, जिस पर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है। तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो इसे फौरन से बंद करो। असल में वो स्पिरिचुअल बॉडी होली किंग की बॉडी से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था एनर्जी को और वो एनर्जी पूरी तरीके से चारों तरफ फैल जाती है। यह देखते ही मास्टर शुयान अपने सामने एक बैरियर बना लेते हैं ताकि वो खुद को और अपने डिसाइपल्स को उससे बचा सकें। और वो डिसाइपल्स भी कहते हैं कि लगता है कि हमारे मास्टर की पावर से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो उसे अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मगर फिर दूसरी तरफ मास्टर शुयान कहते हैं कि ये गॉड ऑर्डर है शुयान, कि इस बात का पता नहीं क्या मतलब था, मगर आगे चलकर हमें इस बात पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरी तरफ वो पपेट मास्टर शुयान से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज यहाँ से मुझे बाहर निकाले, यह पावर तो गॉड पावर है और यह मेरी लिमिट से भी बहुत ही ज्यादा है। अगर तुम्हें गॉड पावर चाहिए तो मैं यह तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे यहाँ से निकालो। उस एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है उस मास्टर को। और फिर अचानक से वो स्पिरिचुअल गॉड बॉडी मास्टर शुयान पर अचानक से हमला करने की कोशिश करती है, जिस पर मास्टर शुयान उसे देखते ही उसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लेते हैं। और देखते ही देखते वो अपने फिंगर से एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करते हैं, जिससे वो स्पिरिचुअल बॉडी एक झटके में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मास्टर शुयान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस जैसे
कई स्पिरिचुअल बॉडी होती तो भी शायद वो इस अटैक से बच नहीं पाती। उस बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वो ओल्ड मैन भी नीचे आकर गिरता है और उसकी जान में जान आती है। जिसके बाद मास्टर सुयान उससे कहते हैं कि मुझे यह बताओ कि क्या तुमने गॉड्स को देखा है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें गॉड के बारे में कैसे पता चला। तो इतने में बर्निंग क्रो उससे आकर कहता है कि तुमने सुना नहीं मास्टर ने क्या कहा, तुमसे पूछा गया है, बस इसका जवाब दो। वो ओल्ड मास्टर उन लोगों को बताता है कि ये बात उस वक्त की है जब हम पर गॉड्स ने हमला किया था। मैं भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, मगर मैं इतना पावरफुल नहीं था कि मैं उनका मुकाबला कर पाता। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मास्टर के साथ मिलकर उस गॉड का मुकाबला करूंगा। मगर वो गॉड इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी पावर देखी थी। तब से लेकर अब तक मैं उसी तरह की पावर्स को बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि मैं भी सेम टू सेम वैसी पावर इकट्ठी करके एक गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकूं। इसके लिए मैंने न जाने कितने हजारों सालों तक वेट किया और इतने लंबे टाइम इंतजार करने के बाद मैं इस काबिल हो गया था कि मैं उसकी बराबरी कर सकूं और उसकी टेक्निक्स को कॉपी करने लगा था। मैंने इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा कर ली थी कि मैं भी एक गॉड बन सकता था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि मैं खुद एक गॉड बनकर बाकी गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं उन लोगों को अपना बदला लेना चाहता था ताकि कोई भी गॉड कभी भी किसी पर भी यूं ही बिना वजह हमला ना करे। यह कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मगर फिर बर्निंग क्रो उससे कहता है कि जरा अपनी तरफ को देखो, क्या हो तुम, कोई गॉड नहीं बने हो। तुम्हारी सारी की सारी मेहनत पर तुमने खुद ही पानी फेर दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने अपने लिमिट से कुछ ज्यादा ही सोच रखा था। वो सारी की सारी पावर दोबारा से वापस चली गई। ये सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम जानते ही क्या हो कि गॉड पावर क्या होती है। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो है गॉड पावर। मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था कि मैं उन गॉड्स को डिफीट कर सकूं। इसमें बुरा क्या है। इतनी मेहनत करके एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली जिससे फाइनली मैं गॉड बन सकता था। ये टेक्निक गॉड की टेक्निक से भी ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो लोग उसको कहते हैं कि ये बंदा बिल्कुल ही पागल हो चुका है। और फिर कॉमेट कहता है लगता है इसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। वो सब लोग उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे वो बंदा सच में पागल हो गया हो। और दूसरी तरफ चूचू कहती है कि तुमसे ज़्यादा मुझे इस वाटरमेलन को खाने में इंटरेस्ट है। उन लोगों को ज़्यादा देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज़ जाओ मत, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे मेरी पावर्स को वापस करने में मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम लोग मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिर दुनिया में कोई तो ऐसी चीज होगी जो कि तुम्हें चाहिए होगी। मुझसे बस एक मर्तबा खाकर तो देखो, मैं वो लाकर तुम्हें दे सकता हूँ। मगर एक मर्तबा मुझसे वो पावर्स वापस दे दो। मगर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते, उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद मास्टर शोयान अचानक से रुक जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी चाय वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी अच्छे लोकेशन पर जाकर स्पिरिचुअल टी बेचनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बिल्कुल परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं चाय बेचूं? आखिर यह कैसे हो सकता है कि मैं एक ग्रेट मास्टर एक चाय का स्टॉल लगाऊं। मगर फिर अचानक से वो मास्टर से कहता है कि मेरे पास एक और बात है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनते ही मास्टर शोयान वहीं पे रुक जाते हैं और वो उस ओल्ड मैन से उसे वो बात बताता है कि जब मैं गॉड बना था तब मैंने फील किया कि माउंटेन एंड सी रियलम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गॉड्स पावर है। ये सुनकर मास्टर शोयान मुस्कुरा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन बिल्कुल हैरान हो जाता है और मास्टर शोयान को पहले से ही सब कुछ पता होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मास्टर शोयान ने उस स्पिरिट गॉड का काम तमाम कर दिया था और उसके बाद वो लोग उस मेरेडियन से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले 3rd, 4th और 5th मेरेडियन के प्रोटेक्टर्स को मार दिया गया था, जिसके बाद इमोर्टल्स और डेविल्स के बीच बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक वार हुई थी। और तब से लेकर अब तक ये तीनों क्लास के लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल क्लान का एक लड़का जो कि एक लड़की बनकर एक पर्सन के सामने खड़ी होती है, वहीं पर वह पर्सन अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर निकाल देता है जो कि उसके क्लान का बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था।
वह उसे निकालकर उसे देते हुए बोल रहा होता है कि मैं स्पेशली अपने भाई के पास से इसे चुरा कर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी वह लड़का बोलता है कि थर्ड यंग मास्टर, तुम सच में बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो और आखिर में तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो। ऐसा क्यों है? मेरी बहन तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। और अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन डीमन क्लैन का वांग लियू शांग है। अब वह वांग लियू शांग उस लड़के के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी बहन से जेलसी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम पसंद हो और मैं यहाँ पर अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही, और जल्द ही मैं अपने डीमन क्लैन का नया मास्टर बनने वाला हूँ, जिसके बाद तुम पूरे के पूरे डीमन क्लैन के ऊपर रूल करोगी। तभी वह लड़की उससे बोलती है और उसका जैसे ही ध्यान थोड़ा सा भटकता है वह उसे कुछ खिला देती है, जिसके बाद वह काफी बुरे तरीके से उसे वहां पर मारने लगती है, जो देखकर उस यंग मास्टर का हाल बेहाल हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम उस पर इस तरीके से अटैक क्यों कर रही हो। तभी वो बोलती है, बेवकूफ, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। यह बोलते ही वह पर्सन अपने चेहरे के ऊपर से मेकअप को हटा देता है और अब वह दोबारा से उसे मारते हुए वहां पर बेहोश कर देता है। तभी उस लड़के की छोटी बहन उसी जगह पर आती है और बोलती है कि हमें यहाँ का काम जल्दी ही निपटा कर अपने क्लैन के अंदर वापस जाना होगा, क्योंकि क्लैन के अंदर जल्द ही सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और इसी सेरेमनी के दौरान डीमन क्लैन का अगला लीडर चुना जाएगा। पर अगर हम डीमन क्लैन के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर को सोल लॉकिंग पिल खिला दें तो उनकी कल्टीवेशन जिसके बाद हम लोग काफी आसानी से डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि पहले ही हमने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की हालत खराब कर दी है। यह बोलते हुए वह दोनों वहां पर हंसने लगते हैं और अब वह दोनों इमोर्टल क्लैन के सेरेमनी की ओर आगे बढ़ निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें सेरेमनी में दिखाया जाता है कि डीमन क्लैन के फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर अपने सामने खड़े किसी पर्सन के साथ बहस कर रहे होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि आज सेरेमनी के बाद मैं इस डीमन क्लैन का लीडर बन जाऊंगा, तो मेरे सामने नेल डाउन करो वरना तुम लोग बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने कोई और नहीं बल्कि मास्टर शू यान अपने सभी डिसाइपल्स के साथ खड़े होते हैं। तभी बर्निंग को बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तो लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैं बस तुम्हें अपनी एक फूंक से ही जलाकर राख कर दूंगा। यह सुनते ही डीमन क्लैन के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वह दोनों यंग मास्टर अपने सभी साथियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्लैन के सभी लोग नील डाउन करके मास्टर शू यान के सामने बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उन्होंने मास्टर शू यान को अपना नया क्लैन लीडर भी चुन लिया होता है। अब हमें दोनों यंग मास्टर का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि ज्यादा मार पड़ने की वजह से पूरी तरीके से सूज चुका था, और वो दोनों बोलते हैं कि आखिर आप पहले हमसे क्यों नहीं कहा कि आप यहाँ पर बस हमारे साथ बात करने के लिए आए हो। हम पहले ही आराम से बैठकर यहाँ पर बात कर सकते थे। तभी इमोर्टल्स क्लैन की वह दोनों लड़के और लड़कियां वहां पर आ जाते हुए हैं और बोलते हैं, इस पर्सन से फाइट में फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर हार चुके हैं, पर अभी भी हमारे पास फोर्थ यंग मास्टर, तो हम चाहते हैं कि यह पर्सन हमारे फोर्थ यंग मास्टर से फाइट करे, जिसके बाद ही डीमन क्लैन के नए लीडर का फैसला होगा। तभी कांचू आगे आते हुए कहता है, बेवकूफ है तुम्हारे फोर्थ मास्टर, पहले ही फर्स्ट एंड सेकंड मास्टर ने इन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है। और वे बोलने लगते हैं कि तुम्हारे फोर्थ यंग मास्टर ने सच में ऐसा कुछ किया है कि उन्हें यंग मास्टर बनाया जाए। यह देख फोर्थ यंग मास्टर को आवाज लगाते हुए वहां पर बुलाती है। तभी फोर्थ यंग मास्टर उठकर खड़ा होता है, जो कि एक बेवकूफ आदमी लग रहा होता है, और अब वह कुछ तितलियों के पीछे भागते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी वह दोनों गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, इस क्लैन का नया लीडर बनने के लिए हम दोनों तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। यह सुनते ही मास्टर शू यान उनकी ओर देखते हैं और उनके देखते ही वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी कॉमेट अपनी इमोर्टल डिवाइन फॉर्म में आते हुए उन दोनों पर अटैक करके उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जो देखते ही उन दोनों ने दूसरी तरफ भागते हुए वहां से बच निकलने की कोशिश करने लगते हैं, और वो अपनी होली माउंटेन टेक्निक का यूज करते हुए उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है। यह देखते ही अब वह दोनों तीसरे रास्ते से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी
पर तभी बर्निंग क्रो अपने डीमन किंग के फॉर्म में आते हुए उन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा डर चुके हैं। वहीं पर खड़ी चूचू बोल रही होती है, अभी इन दोनों की कल्टीवेशन इमोर्टल रियलम के बस लेवल 2 की है, पर इन दोनों की स्पीड यहाँ पर इमोर्टल रियलम के 8th लेवल की है। यह दोनों सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं और अब वह दोनों अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस जगह से भाग जाते हैं। तभी मास्टर शिवन बोलते हैं, जाओ उन दोनों का पीछा करो। तभी सानिया उन दोनों का पीछा करते हुए यह पता करने की कोशिश करने लगती है कि आखिर वह लोग कौन हैं और यहाँ क्या करना चाहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों भागते हुए एक जगह पर आकर रुकते हैं। वहीं पर भागते भागते वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे और अब वह बोलने लगते हैं, शायद अभी हम सेफ नहीं हैं क्योंकि वह लोग अभी भी हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। तभी वह लड़का एक जगह पर बैठते हुए बोलता है कि आखिर वह सभी लोग कौन हैं और वह लोग यहाँ पर कहां से आए हैं। उन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा पावरफुल डीमन और इमोर्टल्स भी हैं। आखिर तीनों क्लान के लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है, जरूर उन लोगों ने हमारे ऊपर इल्यूजन मैजिक का यूज किया होगा क्योंकि डीमंस और इमोर्टल्स कभी भी एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। और वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इतने ज्यादा पावरफुल कि वह बस अपने एक ही अटैक में बड़े से बड़े माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आखिर इतने ज्यादा पावरफुल लोग इस छोटे से विलेज में क्या करने के लिए आए होंगे। यह सुनते ही वह लड़का बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर वह लोग सच में इतने ज्यादा पावरफुल होते तो उनके हाथों से हम लोग कभी भी बचकर ऐसे नहीं निकल पाते और वह लोग काफी आसानी से हमें मार सकते थे या फिर अपने पास कैद करके रख सकते थे, पर वह हमें पकड़ भी नहीं पाए। इससे पहले यह साबित होता है कि वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और उन्होंने यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी पावरफुल इल्यूजन की मदद ली है। पर आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल इल्यूजन मैजिक को कौन ही कास्ट कर सकता है, क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा है। तभी वह लड़की बोलती है, हाँ मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। उन सभी लोगों से मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल वह छोटा सा पक्षी लग रहा था और जरूर उसी ने हम लोगों को इल्यूजन में फंसाया होगा। तो फिर क्यों ना हम उस पक्षी को किडनैप करके उसे अपना पालतू बना लें, जिससे हम दोनों की पावर्स यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह आइडिया उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर पत्थर के पीछे छिपकर सानिया उन लोगों की बातें सुन रही थी और वह उन दोनों की बेवकूफी को देखकर अपना सर पकड़ लेती है और वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह पर एक एल्डर की मीटिंग को बैठी हुई दिखाई जाती है। तभी एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि डीमंस ने किसी तरीके का इल्यूजन वाले मैजिक का इस्तेमाल करके वहां पर ड्रैगन किंग को बुलाया था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसके बातों को सुनकर एक और एल्डर कहता है कि मुझे तो लगता है कि डीमंस अचानक से इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए वह चाहता है कि वहाँ पर किसी को भेजकर इस चीज का दोबारा चेकअप कराया जाए। जिसके बात को सुनकर और भी लोग कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बात में काफी ज्यादा सच्चाई है, इसके बारे में पता लगाना ही चाहिए। और तब उन लोगों को भेजकर वहाँ लोग ट्राइब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन उसके बातों को सुनकर एक और मास्टर कहता है कि सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो क्लान सच में टीम के साथ मिला हुआ है या फिर नहीं। उनके बातों को सुनकर वो लेडी कहती है कि हाँ, और अगर वो लोग उन डीमंस के साथ मिले हुए होंगे तो हमें मौका मिल जाएगा उन्हें खत्म करने का और इसके अलावा यह भी जानने का कि आखिर डीमंस क्या चाल चल रहे हैं। उसके बातों को सुनकर एक और मास्टर कहता है कि एक सिंगल डीमन क्लान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर वह किसी बड़े चाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उनके चारों को ही कुचल देना चाहिए। इस पर एक और मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं अपने इलाइट सोल्जर्स को उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजूंगा ताकि डीमंस आगे चलकर हमारे लिए किसी भी तरह का खतरा न बन सकें। जिसके बाद सभी के सभी मास्टर एक दूसरे की बातों को बड़े अच्छे तरीके से सम्मान देते हैं और उसे मान भी लेते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वान लो क्लान को तभी हम एक पेड़ के ऊपर उन्हीं दोनों भाई बहन को देखते हैं। तभी उनका ब्रदर कहता है कि सिस्टर, आज हम लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी तरीके का मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। जिसके बाद उसकी बात को सुनकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शांत रहना चाहिए, हमें थोड़ी देर के लिए तो और इंतजार करना होगा। उसकी बातों को सुनकर उसका ब्रदर उसकी बहन को टोककर और उसके टोकन को बाहर निकालता है
और कहता है कि ये टोकन तो सच में काफ़ी अच्छे हैं, इन्हें बेचकर हम काफ़ी खास पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो लड़की जो उसकी सिस्टर होती है उस टोकन को लेते हुए कहती है कि क्या हमारे लाइफ सेविंग के लिए इसे हमारी लाइफ सेविंग के लिए रखा गया है, तुम इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। और तभी उनके पीछे एक मास्क पहना आदमी आता है जो उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर फूट फूट कर हंसने लगता है और वो उस पेड़ से नीचे आ जाता है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसके साथ ही आए उन दोनों के ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे वह सही समय पर रोक लेती है और उन्हें ग्रीट करने लगती है। तभी उनका लीडर कहता है कि हम लोग यहाँ पर डीमन क्लान मनलो क्लान को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम लोग हमें जल्दी से रास्ता दिखाओ। उसके बाद तो वो भी मान जाती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मनलो क्लान के दो यंग मास्टर को, जो कि मास्टर शुयान उन्हें बता रहे थे कि उनका मनलो क्लान काफी कमजोर हो चुका है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अदर सेक्ट के लोग यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करेंगे, जिस वजह से वो लोग अपने मनलो क्लान को बचा भी नहीं पाएंगे और इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बर्निंग क्रो को देखते हैं जो एक साथ बहुत सारा खाना खा रहा था। फिर वो खाने के बाद मास्टर सुजान से कहता है कि बॉस अब सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है और अगर डीमन क्लान के एंसेस्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं तो भी इस विलेज को वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सुनकर मास्टर उस चाय के कप को देखता है, फिर कुछ देर देखने के बाद कहता है कि चलो हमें बाहर जाकर देखना चाहिए क्योंकि हम पर हमला होने वाला है। मास्टर ने पहले ही उन लोगों को सेंस कर लिया था जो कि उनके क्लाइंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे और उनमें से कई तो 7 ग्रेड के इमोर्टल कल्टीवेटर भी थे। अब वो लोग तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से जमीन के अंदर से रोड से निकलकर उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर कई सारे जंगली मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि असल में मास्टर शुयान के सिपाही होते हैं। वो लोग आकर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। फिर जो कि उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम लोग बस एक मामूली से मॉन्स्टर हो। इतना कहते ही वो लोग एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्फीयर निकलकर सीधा उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। इस ब्लास्ट की वजह से उन आदमियों को लगता है कि इन मॉन्स्टर्स तो मर ही गए होंगे, पर अचानक से जैसे ही वहां से वो ऑरा हटता है तो वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल सही सलामत वहां पर खड़े हैं और तभी वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर शानदार अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इसे देखकर वो सारे के सारे इमोर्टल्स अब अलग अलग होकर उन सभी से फाइट करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हम दो मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि उन सभी के लीडर के साथ फाइट करने लगते हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन उनके अटैक का तो असल में उन मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स अपने एक ही अटैक से एक ही झटके में उन 7 ग्रेड के इमोर्टल कल्टीवेटर को वहां पर मार डालते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हम देख पाते हैं कि अब उनका जो लीडर होता है काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। सोचने लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कितने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ ये उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक और इमोर्टल को देखते हैं जो कि और एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। इसी के साथ ही उससे फाइट करने के दौरान वो समझ जाता है कि यहाँ पर उसके लिए ट्रैप बिछाया गया है। लेकिन तभी उस इमोर्टल का मदद करने के लिए दो और इमोर्टल आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को लगता है कि अब ये तो इसका खेल खत्म हो चुका होगा। लेकिन जब उन लोग देखते हैं कि ये तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है और इस वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसकी अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो तीनों इमोर्टल काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इसी वजह से वो दो इमोर्टल कल्टीवेटर्स वहीं पर मारे जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम तानिया और बर्निंग ग्रो को देखते हैं जो कि हवा के ऊपर से इन सब चीजों पर नजर रखे हुए थे। तभी बर्निंग क्रो उससे कहता है कि बॉस मुझे लग रहा है कि ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ये तो आपके मामूली से मॉन्स्टर के सोल्जर से भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो सच में काफी कमजोर है। जिसके बाद हम एक और इमोर्टल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन तभी उसके पास और एक मॉन्स्टर आ जाता है
जो कि आते ही उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका भी होता है, जिससे वहां का सीन बदलता है और हमें उन दोनों भाई बहन को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से बचने के लिए तेजी से भाग रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ से उन्हीं मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था। तभी बर्निंग क्रो ये देखकर हैरान हो जाता है कि 2 कल्टीवेटर को बचकर जाने वाले थे। दूसरी तरफ हमें उन दोनों भाई बहन को दिखाते हैं जो कि इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। तभी वो लड़की अपने भाई से कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। इतना कहकर वह उन वाटरमेलन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन वो वाटरमेलन बीस्ट असल में काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि उस लड़की को खाने वाले ही थे। ये देखकर उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने सिस्टर को उस मॉन्स्टर के खाने से बचा लेता है। फिर वो जल्दी से उसे आसमान की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो लड़की भी अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से नीचे चली जाती है और अपने उन दोनों टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल बैरियर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के अटैक से कुछ देर के लिए वो सेफ हो जाते हैं। जिसके बाद उसकी सिस्टर अपने ब्रदर से कहती है कि हम दोनों एक साथ यहाँ से अगर निकल पाएंगे तो निकलेंगे, नहीं तो हम दोनों साथ यहीं पर अपने दम तोड़ देंगे। सानिया उनके बीच ये प्यार देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी बर्निंग क्रो उससे बताता है कि ये दोनों काफी ज्यादा कमजोर हैं और जबकि मेरे बॉस ने इन मॉन्स्टर को खुद ट्रेन किया है, क्योंकि जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं और ये तो हो ही नहीं सकता कि ये लोग इन मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे। इसके बाद वो मॉन्स्टर अब उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह देख वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन मास्टर सोयान अपने थोड़े से पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को बीच में ही रोक देते हैं। जिसके बाद वो लड़की देखती है कि वो मॉन्स्टर अचानक से रुक चुका है। फिर वो अपने आसपास देखती है कि सारे के सारे मॉन्स्टर अब उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, जो देखकर उसे काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन वो इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपने भाई को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हम उन्हें दोनों टोकन्स को देखते हैं, जो कि अचानक से गायब होकर सीधे सानिया के हाथ में आ जाती हैं और मास्टर सोयान उसे ध्यान से देखने के बाद उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर रह रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक और मास्टर उसके ऊपर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन वो मास्टर बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि मैंने अपने लोगों को भेजा था, लेकिन वो सभी के सभी मारे गए। इस बात को सुनकर वो लीडर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी जगह एक और छोटे से मक्खी को देखते हैं, जो कि किसी तरीके का इस्तेमाल करके उनकी जासूसी कर रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक छोटे से तालाब के बीचों बीच वहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी। तभी उसके पास वही मक्खी आ जाता है, जिसकी बातों को सुनकर कहता है कि ओ तो वान लो क्लान में असल में एक डीमन है। ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इसी के साथ वो कह रहे थे कि उसका पावर अब तो रिस्टोर भी हो चुका है, इसीलिए अब उन सभी को वापस लाने के लिए यहाँ से जा सकती है। और ये सीन दिखाते ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।